नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक अच्छी खबर है। योजना से जुड़ी लाभुकों के खाते में 13 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन बोकारो के ललपनिया से दूसरी किस्त भेजेंगे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने ये बताया कि अब तक राज्य में 48,15,000 आवेदन की एंट्री हो चुकी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से भी 2 लाख आवेदन आ चुके हैं। वहीं 45 लाख महिलाओं के आवेदन अब तक स्वीकृति हो चुके हैं और इनमें से 41 लाख महिलाओं के खाते में योजना की पहली किस्त भी जा चुकी है। विभाग को आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर में और 0 की एंट्री छुट्टी से परेशानी हुई है और इस वजह से कई लाभुकों के खाते में योजना की राशि नहीं जा सकी है। बता दें आपको कि विभाग ने एडिट ऑप्शन के साथ 2 लाख से ज्यादा आवेदन को दुरुस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव ने न्यूज 18 से बातचीत की है और न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने उनसे खास बातचीत की है। में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से गेम चेंजर कहा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त विभागीय सचिव मनोज कुमार हैं, जिन्होंने इस योजना को धरातल पर उतारने में अपनी टीम के साथ सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हर मन से आपके विभाग की तारीफ कर रहे हैं। एक सवाल जरूर है कि अभी अगर हम आपसे जब बात कर रहे हैं, अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो कितने आवेदन आ गए और कितने महिलाओं के खाते में पैसे चले गए? 48,15,000 हमारे पोर्टल पे एंट्री है और 2 लाख एप्लीकेशन करीब हमारे जो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में है वहाँ कलेक्ट हो चुके हैं, जिसको कालांतर में पोर्टल पे 1 सप्ताह के अंदर डाला जाएगा। और अभी हमारे सैंक्शन हो गए हैं 45 लाख प्लस, इतने सैंक्शन हो चुके हैं। तो फर्स्ट लॉट में हम लोगों ने 41 लाख लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेजा था और जिन लोगों को पहले अगस्त महीना में नहीं मिल पाया 44 लाख एप्लीकेशन के बावजूद, उन लोग को हम लोग अगस्त सितंबर महीना का एक साथ दे देंगे। मतलब अब इस बार बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो 2 महीने की पैसे पाएंगे। यस, 2 महीने के पैसा जिनका सैंक्शन हो चुका अगस्त में, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि पेमेंट 1 महीना में प्राय हम लोग कोशिश करते हैं एक बार करें, लेकिन इस बार सितंबर महीने में चूंकि ये ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत सारे के एप्लीकेशन सबमिट हुआ, सैंक्शन हुआ, पेमेंट भी भेजे, पेमेंट थोड़ा सा फेल हुआ। पेमेंट फेल होने का वजह रहा कि कहीं आईएफएससी कोड या बैंक अकाउंट का डिटेल एंट्री करने में कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा या ईएससी वाले के द्वारा भूल हुई, मतलब जानबूझ के नहीं बट भूल हुई, उसके चलते वो पेमेंट फेल हुआ। यहाँ मैं रुकूंगा। बहुत सारे महिलाएं हैं, या मैं देख रहा था कि गांव में गया था तो लड़कियां कह रही हैं कि मेरी सहेली को आ गया है, मुझे नहीं आया, भाभी को आ गया है तो ननद को नहीं आया। तो ये क्या जो आप कह रहे हैं ये परेशानी, और इसको कैसे आप दूर कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिनका भी एप्लीकेशन आया है सबों का पेमेंट जाएगा। जिनका पेमेंट अगस्त महीना में नहीं गया है वो अगस्त सितंबर का एक साथ जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन को जब एंट्री करते हैं पोर्टल पे तो कहीं कहीं जैसे ग्रामीण बैंक का इशू आया है कि 0 से शुरू हो रहा है, ओ और 0 में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। आईएफएससी कोड में ओ लिखा हुआ है, उसको 0 लिख दिया। कहीं पर उसका अकाउंट नंबर 0 से शुरू हो रहा है, जब एक्सेल पे अपलोड किए तो 0 को इग्नोर कर दिया। ये सब टेक्निकल ग्लिचेज हैं जो हम लोग दूर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट कर चुके हैं। वो हम लोग अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो मतलब सितंबर महीना का जा रहा है, 13 तारीख को जा रहा है। इसके बाद 2 स्टेज और है, 17 तारीख, 18 तारीख और 21 और 22 तारीख, जिसमें जो शेष बचे हुए सारे का भुगतान हम लोग 3 फेज में करेंगे। आप कह रहे हैं। और इसी बीच राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला, जहां पर झारखंड हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। केंद्र ने किया काउंटर एफिडेविट फाइल। केंद्र ने माना कि 44% से 28% हुई ट्राइबल की संख्या। केंद्र ने इसकी वजह पलायन और आदिवासियों का ईसाई के रूप में कन्वर्ट होना बताया। संथाल में 6,000 बढ़ी है ईसाइयों की संख्या, ऐसा केंद्र का कहना है। और केंद्र के पास बांग्लादेशी घुसपैठियों की
जो पहचान है वो वापस भेजने की क्षमता है। आपको बता दें कि इसमें केंद्र को एनआरसी की पड़ेगी जरूरत। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको रांची से बता रहे हैं। ने एफिडेविट फाइल करके बोला कि हमारे यहाँ घुसपैठ नहीं है, जीरो है। केंद्र सरकार ने आज एफिडेविट फाइल करके बोला कि ट्राइबल की संख्या 44% से 28% हो गई है। और उन्होंने विस्तृत रूप से यह बताया कि यहाँ पे जो ट्राइबल है उनकी जनसंख्या कम हो रही है। उसका दो कारण है। एक तो हर कारण है कि बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ के बाकी जो है संसाधनों पे जो कब्जा हो रहा है वो है ही है। साथ ही साथ आदिवासियों का क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना। केंद्र सरकार ने कहा है कि 6,748% इंक्रीज हुआ है क्रिश्चियन लोगों की संख्या, गुना इतना गुना क्रिश्चियन की संख्या बढ़ गई है। यानी जो ट्राइबल जो सरना आदिवासी थे वो इतना में कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियन में। इसके अलावा जो है साहेबगंज का दिया है डेटा कि 1961 में 20% मुस्लिम थे, तो 2011 में जाके 34.6% मुस्लिम हो गए। पाकुड़ में भी 1961 में 22% थे, अभी 2011 में 35 यानी 36% मुस्लिम की संख्या बढ़ गई है। हाँ ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए बेहद ही गंभीर ये मामला है जहां पर एक बार फिर से अब केंद्र ने भी ये साफ कह दिया है कि 44% से 28% ट्राइबल की संख्या हो गई है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो है केंद्र की ओर से जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया, उसमें सबसे बड़ी बात है कि केंद्र ने बता दिया है कि अब उसे संथाल में एनआरसी की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब केंद्र ने कहा कि उसके पास शक्तियां है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त कर सके, वापस भेज सके उनके देश, लेकिन उसे उस काम के लिए एनआरसी की जरूरत पड़ेगी। केंद्र ने साफ कर दिया है। तो ऐसे में आप आने वाले समय में देखिए एनआरसी ऐसे नहीं लाया सकता। एनआरसी को लाने के पहले काफी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन भी केंद्र को करना होगा। तो एक एनआरसी की शुरुआत होते हुए आप दे सकते हैं, प्रक्रिया की शुरुआत होते हुए संथाल में आप दे सकते हैं, क्योंकि अब केंद्र को एनआरसी लाना होगा। तो केंद्र ने बताया है। और देखिए एनआरसी को लेकर जो हंगामा मचा है और केंद्र जिस तरीके से बात पर जोर दे रहा है कि वास्तव में जिस तरीके से घुसपैठ लगातार सीमाओं पर बढ़ रहा है तो उसे रोकने के लिए एनआरसी अब देश की जरूरत बनता जा रहा है। इस केस की जरूरत केंद्र ने यह दर्शाने की कोशिश की। अब आइए आपको घुसपैठ पर केंद्र ने साफ कर दिया है कि वास्तव में जो ईसाई घुसपैठ हुए, ईसाइयों की संख्या जो बढ़ी है संथाल में वो 6000 गुना बढ़ी है। मतलब समझने के लिहाज से ऐसे समझिए कि अगर एक ईसाई है, अगर एक आदिवासी है तो उसके अगेंस्ट में 6000 जो ईसाई हैं वो बढ़े हैं। यानी एक के अनुपात में 6000 गुना ईसाइयों की संख्या बढ़ी है संथाल में, अलग अलग जिलों में अलग अलग रूप में। उसके अलावा जो मुस्लिम घुसपैठ है वो भी उसकी संख्या भी जिलावार बढ़ी है, अलग अलग परसेंटेज के रूप में। वजह दो चीज बताई गई है कि पलायन और आदिवासियों का ईसाई के रूप में कन्वर्ट होना। ये दो चीज पर फोकस किया गया कि यही जो वजह है वो संथाल में घुसपैठ की एक बड़ी वजह बन रही है। इस मामले में देखिए अगली सुनवाई होनी है, इसी मंगलवार को सुनवाई होगी और उस दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे। मतलब कुल मिलाकर अब जो है केंद्र की ओर से जो आज काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है, उस काउंटर एफिडेविट के बाद जो केंद्र ने पिछले सुनवाई में मौखिक टिप्पणी की थी कि राज्य सरकार की ओर से घुसपैठ की संख्या जो शून्य बताई गई है, अब अगर केंद्र की ओर से ऐसा एफिडेविट फाइल होता है जिसमें केंद्र सरकार जो राज्य सरकार का एफिडेविट है उसमें शून्य की संख्या से अलग केंद्र का एफिडेविट होगा तो कंटेम्प्ट किया जा सकता है। मतलब के जो हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी थी, अब जो पिटिशनर है उनकी ओर से यह कोशिश हो सकती है कि और ज्यादा डॉक्यूमेंट जमा करें और फिर वो कंटेम्प्ट की ओर आगे बढ़े। जी बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और देखना होगा कि अब जो मंगलवार को सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का मामला क्या है और इस पर बवाल क्यों मचा है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर दानियाल दानिश ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के सामने कई डाटा पेश किए हैं। बता दें आपको कि याचिकाकर्ता ने डाटा के अनुसार 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44.67% थी,
जबकि 2011 की अगर हम बात कर लें तो 2011 में आदिवासी की आबादी 28.11% हो गई। 1951 में कुल मुस्लिम आबादी 9.44% थी, लेकिन 2011 में मुस्लिम आबादी 22.73% हो गई। और केंद्र ने यह माना कि 44 से 28 हुई ट्राइबल की ये संख्या है। पिछले 60 सालों में 16.56% आदिवासियों की संख्या घट गई है और घटती आदिवासियों की संख्या से उनके अस्तित्व पर खतरा भी माना जा रहा है। संथाल में बढ़ी 6000 गुना ईसाइयों की संख्या हुई है, ऐसा केंद्र का कहना है। तो बांग्ला घुसपैठी का ये पूरा मामला और कैसे कैसे ये संख्या घटी उसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची के बड़गाई अंचल में जमीन घोटाला मामले में तेजी से जांच कर रही एसीबी की टीम को तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और मनोज कुमार के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं। बता दें कि रांची में आज फिर एसीबी की टीम ने दबिश दी। रांची के बरियातू में मनोज कुमार के 2 और फ्लैट मौजूद हैं, जहां पुलिस और एसीबी की टीम ने छापेमारी की। मनोज कुमार के फ्लैट से छापेमारी में फिलहाल कुछ भी नहीं मिलने की खबर है, लेकिन दूसरे पूर्व सीओ शैलेश कुमार का भी रांची के चिंदौरी में करोड़ों के फार्म हाउस का पता चला है और इस फार्म हाउस में एसीबी की टीम को काफी कुछ हाथ लगा है। फिलहाल दोनों ठिकाने पर आज की छापेमारी खत्म हो चुकी है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता ओम प्रकाश। बड़गाई में हुए लैंड स्कैम मामले की जांच अब एसीबी ने शुरू कर दी है और इसी को लेकर एसीबी के द्वारा बुधवार को एक साथ रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और चाईबासा में छापेमारी की गई और कई अहम जानकारियां जो है वो एसीबी के हाथ लगी है। और इसी के बाद एसीबी ने हजारीबाग के एसडीओ शैलेश कुमार और चाईबासा जिले के अंचलाधिकारी मनोज कुमार को लेकर रांची पहुंची है। बता दें कि उन दोनों से कई अहम जानकारियां जो है वो एसीबी के हाथ लगी है। इस पूरे मामले में एसीबी ने कुछ दस्तावेजों को भी जब्त किया है, तो वहीं शैलेश कुमार के आवास से कुछ नकदी की भी बरामदगी जो है वो एसीबी के द्वारा की गई है। इस मामले में दोनों से फिलहाल गहन पूछताछ जो है वो एसीबी कार्यालय में की जा रही है। बता दें कि 2023 में ईडी के द्वारा जो है बड़गाई लैंड स्कैम मामले का खुलासा किया गया था और इस पूरे मामले में जो जांच है वो की गई थी और कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले में मनोज कुमार और शैलेश कुमार ईडी के गवाह भी बने थे और अब वो एसीबी के रडार पर है। देखना होगा कि एसीबी के द्वारा पूछताछ में क्या कुछ अहम खुलासे जो हैं वो सामने आते हैं और लैंड स्कैम से जुड़े इस पूरे खेल का नेक्सस और कहां-कहां फैला है, इस तमाम चीज़ों की जानकारी जांच के बाद संभव हो पाएगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और चलिए अब आपको रांची के बड़गाई अंचल में जमीन घोटाले मामले को समझाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए इस मामले को आप एक एक करके समझिए और ग्राफिक्स के जरिए ही हम आपको इस पूरे मामले को समझाएंगे। बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन के मामले में धोखाधड़ी का ये पूरा मामला और रांची में जमीन घोटाले में ईडी ने पूर्व की थी ये जांच की थी। आपको बता दें कि राजस्व उप निरीक्षक के आवास से बड़ी संख्या में दस्तावेज मिले थे और भानु प्रताप के आवास से ये सरकारी दस्तावेज मिले थे। तो जमीन घोटाले का ये पूरा मामला है। क्रमशः कैसे कैसे ये मामला चला उसके बारे में बता रहे हैं। ईडी ने पीएमएलए की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। साथ ही डीसी के आदेश पर 1 जून 2023 को सदर थाने में इस मामले को दर्ज कराया गया। सदर थाने में ईडी ने जमीन घोटाले का मामला दर्ज किया और जांच के दौरान बड़गाई के 2 पूर्व सीओ का बयान भी इसके बाद आया और पूर्व सीओ शैलेश कुमार और मनोज कुमार को गवाह बनाया गया था। इसमें बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन के मामले में ये पूरा धोखाधड़ी का मामला सामने आया और बड़गाई अंचल में जमीन घोटाला मामला रांची, हजारीबाग, गिरिडीह में एसीबी की ये दबिश हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए फिर से आपको बताते हैं कि कहां-कहां दबिश हुई है। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह में एसीबी की दबिश हुई और एसीबी लगातार इसके सिकंदर गसरा, चाईबासा में भी एसीबी का छापा पड़ा है।
तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हजारीबाग के सदर एसडीओ शैलेश कुमार पर शिकंजा कसा गया है और एसीबी की तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। नोवा मुंडी के सीओ मनोज कुमार के ठिकाने पर भी दबिश हुई है। शैलेश और मनोज दोनों बड़गाई के सीओ रह चुके हैं, ऐसी खबर है। सरकारी आवास, ऑफिस और घरों में भी इन तलाशी की जा रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चाईबासा से है। चाईबासा में डेंगू का डंक लोगों को डरा रहा है। अब भी यहां के सदर अस्पताल में डेंगू के 12 मरीज भर्ती हैं। हालांकि सबकी स्थिति ठीक है। जिले में अब तक 864 मरीजों की डेंगू की जांच की गई, जिसमें 33 मरीज डेंगू पॉजिटिव मिले और अस्पताल में अभी भर्ती मरीजों की अगर हम बात करें तो 12 मरीजों को छोड़कर के सभी पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। ऐसे में राहत की बात यह है कि डेंगू से अब तक किसी मरीज की यहां पर मौत नहीं हुई है। डेंगू से बचाव के लिए शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग और बाकी एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। उसमें 33 डेंगू पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, लेकिन सभी का इलाज के दौरान इलाज हो करके वो लोग सब स्वस्थ हो गए हैं और डेथ का कोई किसी तरह की डेथ की कोई खबर नहीं है। वर्तमान में कितने एडमिट हैं? वर्तमान में अभी 12 पेशेंट हमारे सदर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन गंभीर अवस्था में वो लोग नहीं हैं। खबर सिमडेगा से, जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र में मानव तस्करी का मामला तेजी से बढ़ गया है। दरअसल भोली भाली आदिवासी बेटियों को मानव तस्कर बड़े बड़े शहरों में ले जाते हैं और उनके साथ जानवरों की तरह सलूक करते हैं। बता दें कि मानव तस्करी को रोकने के लिए जिले में HTU थाने का स्थापना भी की गई है, जो कि मानव तस्करी को रोकने का काम कर रही है और कई बेटियों को तस्करों से आजाद भी कराया गया, लेकिन इस पर अभी भी कार्रवाई करने की जरूरत है। इस स्टेशन में किसी तरह का कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन व्यक्ति संदिग्ध है, कौन व्यक्ति मानव तस्करी के लिए क्या कर रहा है, किसी तरह का कोई भी यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर वर्दीधारी सिर्फ 1-2 लोग हैं जो सिर्फ अपनी चहलकदमी के माध्यम से बस यहाँ स्टेशन की शोभा बढ़ा रहे हैं। अवेयरनेस के लिए हम लोग जो है अवेयरनेस कैंपेन जो कुछ दिन में शुरू कर देंगे, जिससे कि लोगों को बराबर जो है बताया जा सके कि जो मानव तस्करी में जो लोग करते हैं या जो लोग मानव तस्करी का शिकार होते हैं उन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो उन चीज़ों को हम लोग सामने लाएंगे, जिससे कि लोगों में जागरूकता आएगी कि हम लोगों को इसमें जो कुछ पैसे के लिए जो है लालच में या कुछ भी मजबूरी में जो है कहीं नहीं जाना है, अन्यथा जो है वहाँ पे स्थिति जो है और बदतर हो सकती है। इसके अलावा हम लोग जो रिहेबिलिटेशन जो मेन चीज़ है उस पर भी हम लोग प्रयास करें, क्योंकि कई बार होता है कई लोगों को रेस्क्यू करके हम लोग लाते हैं, बट रिहेबिलिटेशन जो उनका है वह प्रॉपर जो है नहीं हो पाता है। तो उस पर हम लोग काम करेंगे, जिससे कि जो भी लोग बच के आते हैं, जो भी जिन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, उनका रिहेबिलिटेशन प्रॉपर किया जाए। गुमला के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क के जिला मुख्यालय में बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के चयन को लेकर के पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से राय शुमारी की गई और इस दौरान बतौर विधानसभा पर्यवेक्षक पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री सांसद चुन्नी लाल मौजूद रहे। बता दें कि गुमला विधानसभा से करीब 87 कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार के चयन के लिए वोटिंग की। हाँ भैया, समस्त कार्यकर्तागण पदाधिकारीगण आज उपस्थित हुए हैं और हम यही आशा करते हैं कि एक अच्छे उम्मीदवार का चयन हो और वो उम्मीदवार के चयन होने के बाद पार्टी शीर्ष नेतृत्व उनको टिकट देने का काम करे और जिनको भी टिकट मिलता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उनको जितलाने के लिए प्रयास करेंगे। जो भी हम लोग का निर्णय लेंगे, जिनको भी कमल फूल मैंने हम लोग कमल फूल को प्रत्याशी मानते हैं कि जो भी आएगा कैंडिडेट कमल फूल का होगा, उसको हम मैंने लग के जितवाएंगे। और हमेशा यहाँ बीजेपी का ही रहा है, कांग्रेस और जेएमएम का कभी नहीं रहा है, लेकिन बस गलती से आ गया, उसका हम लोग कांग्रेस और जेएमएम का सुपड़ा साफ करने वाले हैं और बीजेपी सरकार बनाने वाले हैं। हम इसमें भागीदारी हुई है और उनको हम विश्वास दिला के जाते हैं कोडरमा से, यहाँ गुमला से, कि इनकी बातों को शीर्ष नेतृत्व देखेगी, समझेगी, सोच विचार करेगी
और फिर प्रत्याशी की घोषणा होगी। और सभी से आग्रह कि फिर से आप सभी मिल करके और कमल का फूल खिलाने का काम करें। झारखंड में परिवर्तन की झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सक्रियता बढ़ा दी है। उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है और इस कड़ी में झारखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का 5 दिवसीय झारखंड दौरा पलामू जिले से शुरू होने जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ जिला का दौरा करेगी और इस दौरान जिले के नेताओं के साथ साथ चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले संभावित उम्मीदवारों से भी चर्चा होगी। स्क्रीनिंग कमेटी का दौरा होने वाला है। पूरे झारखंड में पलामू कल स्क्रीनिंग कमेटी जाएगी। चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, इन सभी जगहों पर जाकर वहाँ के लोगों से, जो वहाँ के उम्मीदवार हैं, जो वहाँ संगठन के लोग हैं, उनसे प्रत्येक विधानसभा के लिए फीडबैक लेगी। इच्छुक उम्मीदवारों से मिलेगी, उनके बारे में जानेगी, धरातल पर क्या स्थिति है, कुछ कांग्रेस के लिए क्या हो सकता है, क्या मुद्दे हो सकते हैं और मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसकी पूरी पड़ताल जिलों में जाकर विधानसभा स्तर पर लेने का काम स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। उनका 5 दिवसीय दौरा है। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ओपिनियन पोल के जरिए विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम जुटाने में लगी है। इस लिस्ट में 81 विधानसभा में ओपिनियन पोल किया गया। हालांकि बीजेपी की ओपिनियन पोल में जेएमएम ने सवाल खड़ा कर दिया है और कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि आई वॉश है और इसे लेकर के जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह कहा कि जो जितना बड़ा बैग लेकर आएगा उसे बीजेपी टिकट देगी। ये पूरी तरह से आई वॉश है, एक दिखलाने का प्रयास है कि हमारे यहाँ ये पद्धति है, ये प्रक्रिया है टिकट देने की, जबकि तमाम लोग जानते हैं, हमारे भी मित्र बंधु हैं भाजपा में, तमाम लोग ये बताते हैं कि जो जितना भारी झोला पहुंचाएगा टिकट उसी को मिलता है। तो ये झोला की राजनीति करते हैं। अंततः झोला और सूटकेस जैसा जिसका रहेगा उस अनुरूप पार्टी निर्णय लेती है। और रखते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आज भी